हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर का टॉपिक एशियन डेवलपमेंट या एशियाई विकास बैंक को देखना। इसके सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्थापना कब, कैसे, क्यों की गई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD स्थापित की गई। इसमें जो IMF था वो तो भुगतान जो कि देशों के भुगतान संतुलन में असंतुलन आ जाता था उसको दूर करने के लिए ऋण सहायता देता था, और जो IBRD था वो विकासशील देशों को विकास कार्य के लिए ऋण सहायता देती थी। अब विकासशील देशों की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा रही जिसे पूरा करने में ये दोनों असमर्थ रहे। और 1955 में IFC और 1960 में IDA की स्थापना की गई। इन अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना के बावजूद भी विकासशील देशों के विकास की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकी। अतः विकासशील देश अपनी समस्याएं क्षेत्रीय आधार पर हल करने के लिए विचार विमर्श करने लगे। इसके परिणामस्वरूप इंटर अमेरिकन विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक की स्थापना की गई, और इसी प्रकार के बैंक की स्थापना की आवश्यकता एशियाई देशों द्वारा की गई। एशिया महाद्वीप में स्थित देश जैसे इंडिया, चाइना आदि देशों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए एक क्षेत्रीय विकास बैंक की स्थापना का सुझाव सन 1963 में एशिया एवं सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग की एक प्रवर समिति ने दिया था, जिस पर दिसंबर 1963 में मनीला में ECAFE के तत्वाधान में आयोजित एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन में विचार किया गया तथा इसका अनुमोदन किया गया। इस सम्मेलन में एक समिति नियुक्त की गई जिसका कार्य एशियाई विकास बैंक की स्थापना को कार्यान्वित करने के लिए सुझाव देना था। और इस प्रकार 31 देशों ने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए, और जिसके परिणाम स्वरूप 26 नवंबर 1966 को एशियाई डेवलपमेंट बैंक की औपचारिक स्थापना हो गई, और बैंक ने 19 दिसंबर 1966 से विधिवत कार्य प्रारंभ किया। अब बैंक का प्रधान कार्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, लेकिन हमें इसके लिए ध्यान रखना होगा इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा एक जापानी ही होता है। अब बैंक के उद्देश्य एवं कार्य क्या थे। इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य तो ये था एशिया और एशिया के सुदूर पूर्व के देश थे उनके आर्थिक विकास एवं सहयोग को जन्म देगा, और इस क्षेत्र के विकासशील सदस्य देशों के सामूहिक एवं व्यक्तिगत आर्थिक विकास प्रक्रियाओं की गति बढ़ाने में योग देगा। अब इसका प्रमुख उद्देश्य पूंजी विनियोजन को प्रोत्साहन देना। बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस क्षेत्र के विकासशील देशों के विकास हेतु सार्वजनिक एवं निजी पूंजी के विनियोजन को प्रोत्साहित करना है। स्वयं के उपलब्ध साधनों का क्षेत्र के विकासशील देशों के मतलब हमारे यहाँ जो उपलब्ध साधन है उनका हर देश को उपलब्ध करवाना। भाई एशिया में बहुत से साधन हैं तो किसी को पता नहीं है या वो उसका यूज तो उनका आपस में ही यूज करवाना, और अलग अलग देशों की अलग अलग नीतियाँ होती तो ताकि हर देश की नीति से पूरे और एशिया के सभी देशों को अवगत कराना, ताकि इसको समझ देश अपने अपने देश में लागू करके विकास में गति प्रदान कर सके। फिर तकनीकी सहायता, एक देश से दूसरे देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, और जिन क्षेत्रों में धन ज़्यादा है जैसे जापान है तो वो अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उनको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग दिला के अन्य देशों में विनियोग के अवसर प्रदान करना। और उसके अलावा भी वे बैंक उन सभी कार्यों परियोजनाओं में रुचि रखता है जो क्षेत्र के देशों के विकास के लिए पर्याप्त रोजगार, अधिक आय, उन्नत जीवन स्तर आदि की प्राप्ति में सहायक हो। अब बैंक की सदस्यता, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है, एक क्षेत्रीय संस्था अर्थात एशियाई देशों की संस्था है। इसकी सदस्य क्षेत्रीय देशों को ही प्रदान की जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। एशियाई विकास बैंक की सदस्यता क्षेत्रीय तथा गैर क्षेत्रीय दोनों ही प्रकार के देश प्राप्त कर सकते हैं। गैर क्षेत्रीय देश बैंक को वित्तीय साधन प्रदान करने के लिए रखे जाते हैं। गैर क्षेत्रीय देश बैंक से ऋण नहीं प्राप्त करते हैं। इसके अनुसार सदस्य बन सकते हैं एशिया एवं सुदूर पूर्व के क्षेत्र में स्थित देश, इकाफे के सदस्य तथा सह सदस्य देश, तथा एशिया के बाहर के वे देश जो UNO तथा उससे संबंधित किसी भी संगठन के सदस्य हैं। गैर क्षेत्रीय देशों के सदस्य बनने के लिए बैंक के प्रशासन मंडल के 2/3 सदस्यों की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। बैंक के सदस्यों को 2 वर्गों में बांटा गया है, प्रथम क्षेत्रीय और द्वितीय गैर क्षेत्रीय। अब जो 31 दिसंबर 2017 को बैंक के सदस्यों की संख्या कुल 67 थी, जिनमें से 48 क्षेत्रीय तथा 19 गैर क्षेत्रीय देश है जो अभी तक भी चेंज
नहीं हुई है। अब मताधिकार, बैंक के कुल मताधिकार का 80% सदस्य देशों द्वारा प्रदत्त पूंजी के अनुपात में होता है, जिसे आनुपातिक मताधिकार के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक देश के आनुपातिक मतों की संख्या देश विशेष द्वारा बैंक के क्रय किए गए अंशों की संख्या पर निर्भर है, था जिस देश ने ज़्यादा अंश खरीदे उसके सदस्यों का ज़्यादा अधिकार होगा। अब विषय विकास बैंक की पूंजी, इसके पास पैसा कहाँ से आता है? जब इसकी सब स्थापना हुई थी उस समय इसके पास अधिकृत पूंजी $100 करोड़ थी, जिसे समय समय पर बढ़ाया गया है और 31 दिसंबर 2017 को प्रचलित चालू मूल्य पर बैंक की अधिकृत पूंजी $50.27 अरब थी और इसकी स्टॉक पूंजी $7 अरब थी। ऋण साधन बैंक अपने उद्देश्यों की पूर्ति तथा क्षेत्रीय देशों के विकास के लिए अधिक धन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ऋण पत्रों के माध्यम से धन उधार प्राप्त करता है, जो इसके कुल साधनों का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। बैंक द्वारा 1966 से 2007 तक कुल संचयी उधार $7,398 करोड़ के लिए गए हैं। पिछले 17 वर्षों में उधार की राशि निम्न प्रकार है, जो 2017 में $2,859 करोड़ है। विशिष्ट कोषों से जुटाए साधन, बैंक के सामान्य पूंजी कोषों तथा ऋणों के अतिरिक्त बैंक साधनों में विशिष्ट कोषों का बहुत महत्व है। ये कोष विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए निर्मित किए गए हैं। इन कोषों से प्रायः ब्याज मुक्त ऋण दिए गए, जिसकी अवधि अत्यधिक लंबी होती है तथा बैंक द्वारा इन पर केवल 1% का सेवा शुल्क लिया जाता है। अब प्रारंभ में कृषि विशेष कोष और बहुउद्देशीय कोष बनाए गए थे। कृषि विशेष कोष आगे चलकर बहुउद्देशीय विशेष कोष में मिला दिया गया और एक नया कोष एशियाई विकास कोष बनाया गया, जिसे बाद में बहुउद्देशीय विशेष कोष को भी इसमें मिला गया और एक तकनीकी कोष बना। फिर इसमें एक जापान विशेष कोष का भी गठन किया गया और एशियाई सुनामी फंड और पाकिस्तान भूकंप फंड भी बनाए गए और इस प्रकार इसमें जलवायु परिवर्तन फंड और एशिया पैसिफिक डिजास्टर फंड आदि भी बनाए।